जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। अभी तक भारत की जितनी प्रजातियों का वैज्ञानिक ज्ञान एवं वर्गीकरण हो पाया है, जिनमें से जीव जंतुओं की प्रजातियों की दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। वर्ष 2000 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 81,000 प्रजातियां थी। वहीं वर्तमान में IUCN के अनुसार भारत में लगभग 91,000 अर्थात 91,000 प्रजातियां पाई जाती है। वहीं प्रजातियों की दृष्टि से भारत स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों की संख्या में मामले में अग्रणी है। स्थानीय प्रजातियों की दृष्टि से भारत में कीटों, समुद्री कीड़ों, ताजे जलीय स्पंज, सेंटीपीडस की अधिकता है। भारत में बड़े रीढ़धारी जानवरों की स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की दृष्टि से भारत का अग्रणी रहा है। विश्व के कुल 17 मेगा डायवर्सिटीज प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया गया है। विश्व का हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दृष्टि से भारत अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है, जिनमें से पूर्वी घाट 24%, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 30%, पश्चिमी घाट 26% और पश्चिमी मरुस्थल का 1% और पश्चिमी हिमालय 10% हिस्सा रखते हैं। वहीं वनों की बात की जाए तो भारत में उच्च जैव विविधता जंगली वृक्षों एवं जीवों के अधिक दिखाई देती है। कृषि भूमि की दृष्टि से भारत विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विविध फसलों, बागवानी कृषि के अलावा घरेलू रूप से उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाता है। इसके अलावा भारत के पादपों की लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती है। पुष्प पादपों की प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध है, जिसमें लकड़ी विहीन 30%, शंकुधारी वन 21% हिस्सा रखते हैं, शंकु पर्णपाती वन 19%, आर्द्र पर्णपाती वन 15% और सदाबहार वन 11% और अर्ध सदाबहार वन 4% हिस्सा रखते हैं। भारत में विश्व के कुल पादपों की लगभग 6 से 7% पादप प्रजातियां ही पाई जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 21.67 भाग पर ही वन पाए जाते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां तथा जाता वृक्ष भी पाए जाते हैं। उद्योगों और शहरों का विकास परियोजनाएं, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र तथा पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता के कारण वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ये वातावरण की गुणवत्ता के लिए साथ स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा के नियंत्रित करते हैं। भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्रों की बात की जाए तो उनमें प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों की बात की जाए तो सन 1988 में नॉर्थर्न हॉटस्पॉट शब्द का पहली बार प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। विश्व के विभिन्न जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं, जिनमें इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड क्षेत्र अर्थात निकोबार द्वीप समूह। भारत लगभग वैश्विक जैव विविधता का 16.86% हिस्सा रखता है, जिनमें से पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र में लगभग 65%, इंडो बर्मा क्षेत्र लगभग 5%, हिमालय क्षेत्र 44% और सुंडा हॉटस्पॉट क्षेत्र 1.28% क्षेत्र सम्मिलित रखता है। जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर वैश्विक दर से अधिक है। यह हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र के बहुत सी स्थानीय वनस्पति प्रजातियों के विलोपन का कारण बन सकता है, क्योंकि स्थलीकरण के अवरोधों के कारण प्रजातियों का ध्रुवों की ओर प्रवास संभव नहीं है। इंडो ब्रह्मा क्षेत्र हॉटस्पॉट का अधिकतर वनस्पतिक आच्छादित क्षेत्र उच्च स्तरीय वन विखंडन को दर्शाता है। हाल के दिनों के आपदाओं जैसे हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण अंडमान निकोबार वन क्षेत्र, जो इंडो बर्मा एवं सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, का काफी भाग नष्ट हो गया है। आक्रामकता प्रजातियों के अतिक्रमण अर्थात आक्रामक प्रजातियों के अतिक्रमण, जंगलों में आग लगने,
और सूखे आदि के कारण हॉटस्पॉट क्षेत्रों की वनस्पति अत्यधिक प्रभावित हो रही है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। भारत का समुद्री तटीय क्षेत्र 7,516.6 किलोमीटर तक विस्तृत है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में विभिन्न मैंग्रोव, एस्चुरीज, प्रवाल भित्ति सम्मिलित है, जहां पर्यावरणीय जैव विकास की अनुकूल स्थिति के कारण जीवों की प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। विश्व में कोरल प्रजातियों की अनेक प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। समुद्री जैव विविधता में मोलस्क अथवा घोंगा अर्थात घोंगा जिसे कहा जाता है, क्रस्टेशियन, पोलिकिड्स और प्रवाल प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पर मैंग्रोव एवं समुद्री घास की भी कई प्रजातियां पाई जाती है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों की बात की जाए, जैव भौगोलिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ जंतुओं, पौधों की प्रजातियों के लक्षणों एवं वितरण के विश्व के अन्य क्षेत्रों से विशिष्टता पाई जाती है। बदले भौगोलिक क्षेत्र अक्षांशों की प्रवणता में बदलाव, आवास की पर्यावरण दशाओं में भिन्नता और प्रजातियों और उनके परितंत्र में भिन्नता पाई जाती है। क्षेत्र की जलवायु के सापेक्ष परिवर्तनशीलता के साथ ही प्रजातियों एवं उनके आवासों की अत्यधिक अंतर पाया जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र शामिल है, जिनमें जलवायु स्थलीकृत और मृदा आदि भिन्नता पाई जाती है, जिनमें ट्रांस हिमालय जो कि काराकोरम एवं लद्दाख पर्वत और तिब्बत का पठार शामिल है। हिमालय पर्वत जिनमें उत्तर पश्चिम, केंद्रीय व पूर्वी हिमालय शामिल है। मरुस्थल क्षेत्र थार का मरुस्थल, अच्छा कच्छ का रण शामिल है। पश्चिमी घाट की बात करें तो मालाबार का मैदान, पश्चिमी घाट शामिल है। दक्कन प्रायद्वीपीय पठार जो केंद्रीय भूमि अथवा छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी उच्च भूमि शामिल है। अर्धशुष्क क्षेत्र की बात की जाए तो पंजाब का मैदान, गुजरात का मैदानी क्षेत्र और गंगा के मैदानों की बात की जाए तो गंगा का उच्च एवं निम्न क्षेत्र शामिल है। और तटीय क्षेत्रों की बात की जाए, पूर्वी और पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप इनमें शामिल है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर पूर्व की चोटियां आदि इन्हीं में शामिल है। द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का विवरण करें तो यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा और शुष्क होता है। वनस्पति में यहाँ केवल अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती है। इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर पत्थर एवं हिमखंड पाए जाते हैं एवं जंतुओं में जंगली भेड़ व बकरी, आइबेक्स और हिम लेपर्ड, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, मरमोथ और काली गर्दन वाला सारस इत्यादि पाए जाते हैं अथवा विशेषता देखी जाती है। हिमालय क्षेत्र की बात की जाए तो यह विषुवत रेखा के निकटतम के कारण वनस्पति की सघनता अधिक होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वनस्पति की सघनता कम होती है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के वृद्धि के साथ तापमान में कमी के कारण वनस्पति की अनेक पेटियों का विकास हुआ है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से इस क्षेत्र सभी वनस्पति की पेटी में भिन्नता देखी जाती है। प्रमुख जंतुओं में जहां हिम लेपर्ड, भूरे भालू पाए जाते हैं। हिम एवं भूस्खलन तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण यहाँ की प्रमुख प्रजातियां संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रही है। भारतीय मरुस्थल बात की जाए तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक कीटों की प्रजातियां और इसके अलावा सरीसृपों और पक्षियों की कई स्थानिक प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल में प्रमुख प्रजातियों में ब्लैक बक जो कि स्तनधारियों की प्रजातियों का प्रभावशाली जीव है, अब संकटग्रस्त हो गया है। नीलगाय, जंगली गधे यहाँ के विशेष जंतु है। कच्छ मरुस्थल में चिंकारा, मरुस्थलीय लोमड़ी और मरुस्थलीय बिल्ली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लेमिंगो आदि स्थानिक जीव पाए जाते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र जो कि पंजाब, गुजरात क्षेत्रों को यह क्षेत्र एशियाटिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति गिर क्षेत्र के शेर शामिल है, जिनमें पंजाब और गुजरात शामिल विवरण देखा जाता है। यहाँ पत्थरों के आवास क्षेत्रों की बहुलता पाई जाती है। यह घास और यूफोर्बिया झाड़ी से घिरा क्षेत्र है। प्राकृतिक वनस्पति में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। आर्द्र वन और मैंग्रोव वन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ कई वनस्पतियां स्थानीय रूप से पाई जाती है। पश्चिमी घाट की बात करें तो यह क्षेत्र
अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है तथा हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध है। इस क्षेत्र में सदाबहार वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण वनस्पति की कई प्रजातियां पाई जाती है। इस क्षेत्र के प्रमुख जीव जंतु टाइगर, नीलगिरी नंगूर, शेर, मालाबार भूरे हॉर्नबिल शामिल है। दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। यह नदी क्षेत्र नदियों से घिरा हुए यहाँ की प्रमुख नदियां ताप्ती, नर्मदा, महानदी और गोदावरी शामिल है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। महानदी एवं गोदावरी पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ काली एवं लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उत्तर मध्य से दक्षिण पठारी क्षेत्र तक फैले भूभाग में उष्णकटिबंधीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु जिनमें बाघ, भालू, जंगली सुअर, गोर, सांबर, चीतल, जंगली भैंसे, हाथी, बारहसिंगा आदि शामिल है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि भारतीय वनस्पति में सबसे ज्यादा उर्वर क्षेत्र माना जाता है, जो कि 4 भागों में विभक्त है: भाबर, तराई, बांगर और खादर, जहाँ जीव जंतु, वनस्पतियों एवं फसल की प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। यह क्षेत्र उर्वरता एवं कृषि उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का विस्तार राजस्थान से लेकर कृषि प्रधान क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हाथी, ब्लैकबक, भारतीय गेंडा, घड़ियाल, ताजे पानी में पाए जाने वाली कछुए एवं अनेक प्रकार की मछलियां शामिल है। ताजे पानी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जो कि गंगा में पाई जाती है, यह यूपी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तटीय क्षेत्रों की बात की तो भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ के मैंग्रोव वन क्षेत्रों में वनस्पति की अधिकता एवं जंतु प्रजातियों में डॉल्फिन और घड़ियाल और डुगोंग मछली आदि पाए जाते हैं। पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी में सटे सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक प्रचुरता में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों में दृष्टि से क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती मानसूनी वन, घास के मैदान एवं दलदल पाए जाते हैं। यहाँ पर बांस, जैकफ्रूट और टूना चेस्टनट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और भारत में जंतु विविधता की बात की जाए तो इसका आशय यह है कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियों में विविधता से है। जंतुओं के पर्यावरण दशाओं एवं परितंत्र की विविधता के कारण शारीरिक आकार, बनावट, आवास क्षेत्र, खाद्य श्रृंखला और विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों में ज्यादातर जंतु प्रजातियों की बहुलता से है। मानव द्वारा इनके आवासों का ह्रास एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारण जंतुओं की कई प्रजातियां संकटग्रस्त, कुछ विलुप्त भी हो चुकी है। कुछ प्रजातियां संवेदनशील और कुछ संकटग्रस्त स्थिति में है। संवेदनशील और संकटग्रस्त जीवों का आकलन करके इनका संरक्षण किया जा सक रहा है। विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है: कशेरुकी जंतु अर्थात वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। सेकंड है अकशेरुकी जंतु, जो कि इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। कशेरु जंतुओं के उदाहरणों में देखें तो मछलियां, पक्षी, उभयचर, स्तनधारी और सरीसृप शामिल है। अकशेरुकी जंतु 4 भागों में विभक्त है: ऑर्थोपोडा, एनेलिड्स, मोलस्क, निमेटोइड्स। ऑर्थोपोडा भी फर्दर 4 भागों में विभक्त है, जिनमें मीरियापोड्स, क्रस्टेशियन, एरेनिड्स, इंसेक्ट्स। मीरियापोड्स के उदाहरण देखें तो सेंटिपिडस और मिलीपिडस शामिल है। क्रस्टेशियन में उदाहरण देखें तो क्रैब और लॉबस्टर आदि शामिल है। एरेक्निड्स में उदाहरण देखें तो स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स शामिल है। और इंसेक्ट्स जो कि कीट, पतंगे
मोथ्स और लोकर्ट्स शामिल है। स्तनधारी अर्थात मैमल्स की बात करें तो विश्व में स्तनधारी की लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। अन्य प्रजातियों की तुलना में इनकी संख्या भले ही कम हो, पर ये परितंत्र का सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जंतु है। स्तनधारियों के शरीर पर बाल, नाखून, केराटिन से बने हुए सींग पाए जाते हैं। इनमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं की से अधिक जटिल मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी प्राय उष्णकटिबंधीय या समतापी वार्म ब्लडेड होते हैं। स्तनधारियों के मेमोरी ग्लैंड्स अधिक विकसित होते हैं, जिनके कारण प्रजनन के बाद अपने शिशु को दूध पिला सकते हैं। स्तनधारी की जीवन अवधि लंबी होती है। इनके फेफड़े अधिक विकसित होते हैं, जो लंबे जीवन काल में श्वसन के लिए अत्यधिक सहायक होते हैं। प्रमुख स्तनधारी प्रजातियों की विशेषताएं एवं संकटग्रस्त जो हैं, कुछ डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी में और शुद्ध पानी में पाई जाती है, जो कि मांस के लिए शिकाररत है, जो कि बढ़ते शिकार के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। और इसके अलावा जल प्रदूषण के कारण भी डॉल्फिन की मृत्यु हो रही है। इसके अलावा मर्सिपियल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का स्तनधारी कंगारू जनित है। मर्सिपियल्स विश्व में पाई जाने वाली जंतुओं की वे प्रजातियां हैं जो अपने अविकसित शिशुओं को जन्म के बाद अपने पेट के पास थैलीनुमा स्थान में रखती है। इन प्रजातियों के बिना बच्चे पैदा अर्थात इन प्रजातियों के बच्चे पैदा होते ही अत्यधिक कमजोर होते हैं, जो बाहरी वातावरण में जीवित रहने में सक्षम नहीं है, जिससे आक्रामक प्रजातियों से खतरा रहता है। इसलिए शिशुओं को मादाएं पेट के पास बने पौषनुमा भाग में तब तक रखती है जब तक ये पूरी तरह विकसित ना हो जाए। अंडे देने वाले स्तनधारियों अर्थात एग लेइंग मैमल्स की बात करें तो दो उदाहरण है, डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एट ईटर। इनकी विशेषताओं की बात करें तो अंडे देने वाले स्तनधारियों की अन्य समस्त प्रजातियों की तुलना में विकास के क्रम में सबसे निचले क्रम में है। ये एक छिद्री जीव है जिनकी विश्व में कुछ ही प्रजातियां बची हुई है, अर्थात संकटग्रस्त विलुप्त हैं। ये अब केवल ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी के उन आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अन्य स्तनधारी जीव इन क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करते हैं। स्तनधारियों की इस तरह इनके भी बाल, विकसित डायफ्राम, विकसित हृदय, मेमोरी ग्लैंड्स जिनके कारण ये शिशुओं को दूध पिला सकते हैं, मस्तिष्क, बाहरी कान, त्वचा में सफेद तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। इसी कारण इन्हें स्तनधारियों के प्रजाति समूह में अंतर्गत एक उपसमूह जो प्रोटोथीरिया में रखा जाता है। उभयचर अथवा एम्फीबियंस उभयचर जंतु मत्स्य एवं सरीसृप के बीच की प्रजाति है। ये स्थल एवं जल दोनों क्षेत्रों में रहने में सक्षम है। इनके शरीर पर बाल, नाखून तथा पंख नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण अत्यधिक चिकनी होती है। ये फेफड़े एवं गलफड़े दोनों से श्वसन कर सकते हैं, जिनके कारण ये स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों में रहने में सक्षम है। इनके 4 पैर होते हैं जो रचना में झिल्लीदार होते हैं। ये एक साथ कई अंडे देते हैं तथा ये बहुत ही जहरीले होते हैं। मेंढक उभयचर वर्ग का एक प्राणी है। और पक्षियों की बात करें तो इसका आकार 2 से 8 फीट तक हो सकता है। पक्षियों के पंख विकसित होते हैं, वे उड़ सकते हैं। ये समतापी होते हैं। इनके 2 पैर होते हैं। बाहरी कान की बजाय इनके कर्ण अथवा कान छिद्र होते हैं। सरीसृप वे जीव होते हैं जो रेंगकर चलते हैं, अथवा सांप, समुद्री कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ। ये असमतापी जंतु होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। इन्हें आंतरिक निषेचन अथवा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्राय अंडे देने वाली प्रजाति है। इनमें या तो 4 पैर होते हैं या पैर विहीन होते हैं। अकशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है, उनमें सबसे पहले देखें तो ऑर्थोपोडा, जो कि ऑर्थोपोडा प्रजातियों की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है। पृथ्वी पर 2/3 प्रजातियां इन्हीं जीवों पर की पाई जाती है। कीट भी इसी प्रजाति में आते हैं। कीटों की प्रजातियां सबसे अधिक है। इनकी प्रमुख प्रजातियां तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा आदि शामिल है। ये कीट विश्व में किसी भी आवाज के अनुरूप अपने आप को ढालने में सक्षम है। ये विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं।
एनेलिडा की बात की जाए तो ये शारीरिक भाग में दो भागों में विभक्त होते हैं। इन जंतुओं के आंतरिक अंग पूर्णतः विकसित होते हैं। इनका शरीर बहुत ही नाजुक होता है। ये रिंग के आकार के रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जोंक, कछुआ इत्यादि शामिल है। मोलस्क की बात करें तो ये मुलायम एवं लचीले होते हैं। इनका बाहरी आवरण कठोर होता है। इन्हें बाहरी खतरे से बचाता है, मोलस्क दो प्रकार के होते हैं, एक जमीन पर रहते हैं, दूसरा जल में घोंगा स्थल भाग पर, जबकि ऑक्टोपस जल में रहता है। इनमें फेफड़े विकसित होते हैं। नेमेटोइड्स की श्रेणी में आने वाले जीवों की बात करें तो यह गोलकृमि, फीताकृमि अथवा पिनकृमि भी कहा जाता है। ये नेमेटोइड्स समूह के जीवों का शरीर लंबा सरकरा होता है। इनका शरीर लचीला धागे की तरह होता है। नेमेटोड्स प्रजातियों के कुछ जीव अत्यंत विषम परिस्थितियों जैसे कि अत्यधिक सूखा, शीत की स्थिति और जीवन प्रक्रियाओं को रोकने में सक्षम होते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है ये अपनी जीवन क्रियाओं में लौट आते हैं। रेड डाटा बुक अथवा IUCN यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अथवा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों से प्रजातियों और उपप्रजातियों, उनकी किस्मों और वैश्विक स्तर पर चुनी गई जनसंख्या के संरक्षण की स्थिति, प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है। पहला है विलुप्त प्रजातियां। जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो, उसे विश्व में सभी आवासों में संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। वन से विलुप्त अर्थात एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जिस प्रजाति की सदस्य अर्थात समस्त प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवासों से समाप्त हो गई हो, और कई प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग चिड़ियाघरों या अन्य कृत्रिम आवासों में रखा गया हो, उन्हें वन से विलुप्त कहा जा सकता है, कहते हैं। घोर संकटग्रस्त, गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जब प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ हो तो उन्हें गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। किसी प्रजाति को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या में 90% से अधिक कमी दर्ज की जाए और उनकी जनसंख्या 250 से कम हो, और 3 वर्षों में 25% से कमी आगे गई हो, और संकटग्रस्त अर्थात एंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणियों में बात करें तो ऐसी प्रजातियों का वनों में से विलुप्त अथवा खतरा बना हुआ होता है तो कि उस प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। और उनकी विशेषताओं की बात करें तो 10 वर्षों में प्रजाति के 70% जनसंख्या से कमी देखी गई हो, और 250 से केवल उनकी जनसंख्या 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो। 20 वर्षों में 20% प्रजाति के विलुप्त होने की आशंका हो। सुभेद्य अथवा वल्नरेबल, जिसे येलो कलर से प्रदर्शित करते हैं, यह वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो। प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% से कमी आकी गई हो। और निकटग्रस्त अर्थात नियर थ्रेटेंड की बात करें तो प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो। और संकट मुक्त लिस्ट कंसर्न LC के नाम से जिसे जाना जाता है, प्रजाति को बहुत कम खतरा हो, ये प्रजातियां अधिक संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस श्रेणी की प्रजाति को भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता। और डाटा एफिशिएंसी अर्थात आंकड़ों का अभाव, इस श्रेणी में प्रजातियों के बारे में आंकड़े की कमी और संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नॉन एवेल्युएटेड अर्थात अनाकलित प्रजाति की श्रेणी संरक्षित स्थिति का IUCN के संरक्षण मापदंड पर आकलन नहीं किया जा सकता। जब 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया तो कुछ अनुसूचियां दायर की गई। प्रथम और द्वितीय अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 के सूचीबद्ध जानवरों को पूर्णतया संरक्षण प्राप्त होता है। सूचीबद्ध जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर भारी अर्थदंड लगाया जाता है। अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों में शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, गेंडा, ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड,
नारकोंडम, हॉर्नबिल इत्यादि शामिल है। अनुसूची 2 में रीसस बंदर, उड़ने वाली गिलहरी, किंग कोबरा, हिमालय भूरा भालू इत्यादि शामिल है। अनुसूची 3 और 4 अनुसूची 3 और 4 में सूचीबद्ध जानवर भी संरक्षित हैं, परंतु अर्थदंड अनुसूची 1 और 2 के अनुपात में कम है, अर्थात अपेक्षाकृत। इसके उदाहरणों की बात करें तो नीलगाय, गोरल, भौंकने वाला हिरण इत्यादि जानवर अनुसूची 3 में शामिल है। मांगसू, गिद्ध इत्यादि अनुसूची 4 में शामिल है। अनुसूची 5 की बात की जाए तो अनुसूची 5 में जानवर को परोपजीवी कहा जाता है। इनका शिकार किया जा सकता है। चूहे, छछूंदर, सामान्य कौवे, फ्रूट बैट्स इत्यादि शामिल है। अनुसूची 6 की बात की जाए तो अनुसूची 6 में सूचीबद्ध पौधे और उनकी प्रजातियों का व्यापार करना, संरक्षण करना और खेती करना प्रतिबंधित है, अथवा संग्रहण करना, कलेक्शन, खेती करना प्रतिबंधित है। रेड वंडा, ब्लू वंडा पौधा जिसके पत्ते सुराही जैसे होते हैं, आर्किड आदि पौधे शामिल हैं। पौधों के वर्गीकरण की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संवहनीय पौधे, असंवहनीय पौधे, अर्थात वेस्क्यूलर प्लांट, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट। वेस्क्यूलर प्लांट में बीज वाले पौधे और बीज रहित वाले पौधे 2 प्रकार के होते हैं, और बीज वाले पौधे जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोट्स, डाइकोट्स, और जिम्नोस्पर्म का उदाहरण चीड़ के पेड़ और फर के वृक्ष शामिल है। मोनोकोट्स के उदाहरण देखें तो घास, लिली, ताड़ के वृक्ष, ट्यूलिप्स, डैफोडिल्स, आर्किड्स शामिल है। डाइकोट्स की बात की जाए तो यह फूल, वनस्पति, पर्णपाती वृक्ष शामिल होते हैं। असंवहनीय पौधे जिनमें काई, लीवर फेट्स शामिल होते हैं। और बीज रहित पौधों की बात की जाए तो टेरिफाइट्स, उनके उदाहरण देखें तो फर्न, क्लब, काई शामिल होते हैं। भारत में पाए जाने वनस्पति फ्लोरा की बात करें तो रॉयल बोटेनिक गार्डन की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, विश्व की वनस्पति की लगभग 3,91,000 प्रजातियां पाई जाती है। आयुसीन के अनुसार 45,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जिसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, शैवाल, लाइकेन, कवक, बैक्टीरिया शामिल है। शैवाल की बात की जाए तो यह हरे रंग की वनस्पति है। इसमें जड़, पत्तियों और तने अलग नहीं होते हैं। शैवाल दलदली भाग में एवं जल में विकसित होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल हरे रंग के, जबकि समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल लाल या भूरे रंग के होते हैं। ये स्वपोषी पौधे होते हैं एवं भोजन स्वयं ही निर्मित करते हैं। कवक की बात की जाए तो ये प्राय मृत जैविक पदार्थों के ऊपर पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इनमें तने, पत्तियां विभाजित नहीं होती। ये अलग अपना पोषण दूसरे जैविक पदार्थों से करते हैं। ये परजीवी होते हैं, जैसे कि मशरूम, मोल्ड्स। कवक प्रजातियां के पौधे भारत में पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में कवक अनेक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये परजीवी प्रजातियां हैं। ये पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ये प्राय सेप्रोफाइट्स, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रजातियां हैं। बैक्टीरिया का विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में, खासकर दवाओं के रूप में निर्माण में किया जाता है। ब्रायोफाइट्स पादप के तने, पत्तियां जो अलग होते हैं, परंतु इनमें जड़ अनुपस्थित होती है। ये बीज अथवा फूल भी नहीं होते हैं। ये प्राय नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे काई, लीवर फेट्स। भारत के पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में फैली हरित पादप प्रजातियां हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो पादप प्रजातियों के तने, पत्तियां, जड़ें पूरी तरह से विकसित और अलग होते हैं। इनमें भी बीज, फूल अनुपस्थित रहते हैं। ये पादप प्रजातियां ज्यादातर स्थलीय भागों में और कुछ प्रजातियां जलीय भागों में पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म, यह शब्द ग्रीक शब्द जिम्नोस्पर्म से बना है। जिम्नोस्पर्मोस से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ नग्न बीज होता है। ऐसे पौधे की प्रजातियां जिनमें बीज पाया जाता है, उदाहरण देखें तो साइकस, पीनस, नेटम और साइकस की प्रजातियां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें बीज फूलों, फलों के अंदर बंद होते हैं।
एंजियोस्पर्म प्रत्येक आवास क्षेत्र, जंगल, घास के मैदान, समुद्री क्षेत्र, मरुस्थल आदि में पाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसके अंतर्गत औषधि पादप, बड़े वृक्ष, जलमग्न जलीय पौधे आदि आते हैं। लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन निम्न श्रेणी की बहुत छोटी प्रजातियां लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन निम्न श्रेणी की बहुत छोटी प्रजातियां होती है। ये विभिन्न आधारों जैसे कि वृक्ष की पत्तियां, छालों, दीवारों, प्राचीन दीवारों, चट्टानों, शिलाओं पर उगते हैं। कीटभक्षी पौधों की बात की जाए तो ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों, सूक्ष्म जीवों अथवा माइट्स को खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कीटभक्षी पौधे साधारण स्थलीय पौधे से पोषण स्तर क्रम में अलग होते हैं। थैंक यू।